नमस्कार, स्वागत है आपका GPN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। पिछले कुछ दिनों से लोजपा में एक हलचल चल रही है। 5 सांसदों ने पार्टी और संस्थापक के विचारों को कुचलते हुए एक अलग गठ बना लिया है। इन अलग गुटों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। पारस गुट ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई थी वो वैध नहीं है। ये लोग रामविलास जी के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। 95% से ज्यादा पार्टी के लोग हमारे साथ हैं और सारे वो लोग हैं जिनको मेरे पिता ने नियुक्त किया था। महज 10 से 12 लोगों को मैंने नियुक्त किया था। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मेरे पिताजी का था, ना कि मेरा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग का है। मेरे पिता ने खुद मेरे चाचा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था और मेरे भाई प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आप जो नीतीश कुमार के साथ हैं, वही नीतीश कुमार ने मेरे पिता के राजनीतिक जीवन की हत्या की है। हमारे नेता रामविलास जी के बढ़ते कद को गिराने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे राज्य के मुख्यमंत्री मुझसे मेरे पिता का हाल पूछ रहे थे, तब नीतीश कुमार ने कहा मुझे मालूम नहीं। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री, पक्ष विपक्ष ने हमारे नेता को याद किया, लेकिन बस एक व्यक्ति और उनके दल ने चुप्पी साधे रखी, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं अपने चाचा से कहना चाहूँगा कि क्या आप मेरे पिता और अपने भाई के अपमान को भूल गए? जिन्होंने अपमान किया उनके सामने जाकर झुक गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। जिन्होंने अपमान किया उनके सामने जाकर झुक गए हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। मेरे पिता ने आज तक किसी प्रकार का समझौता नहीं किया और ना ही मैं कर लूँगा। 2020 में हमारी सरकार आती अगर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होता। जो लोग आज की तारीख में मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि इन्हीं मुख्यमंत्री ने मेरे पिता का राजनीतिक वध किया था। और मेरे पिता ही नहीं, जो भी दलित आगे बढ़ना चाहता है उनको नीतीश कुमार आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जब हमें बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त 15 सीटें मिल रही थी, तब मुझे छोड़कर सभी को अपने करीबियों के टिकट न मिलने की चिंता थी और आज मंत्री पद के लिए है। रामविलास पासवान का बेटा हूँ, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। न मेरे पिता ने समझौता किया और ना ही मैं करूँगा। मेरी लड़ाई बिहारी अस्मितों के खिलाफ बोलने वाली से है। बिहारियों को बाहर में बिहारी बिहारी बोलकर लाठी मारी जाती है, मेरी लड़ाई उसको लेकर है। मुख्यमंत्री जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से ज़्यादा पार्टी कार्यालय में ज़्यादा वक्त बिताए हैं। लोगों को जोड़ रहे हैं, लवकुश समीकरण साध रहे हैं। मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे, ये सब देखकर खुश तो नहीं होंगे। जाते जाते उन्होंने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ मत जाना। लेकिन मेरे चाचा आज उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वो देख रहे होंगे कि उनका बेटा उनकी विचारधारा पे खड़ा है। मेरे पिता ने कहा था, अगर सच हो बेटा तो किसी से डरना नहीं। रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग बिहार में कई महान नेताओं और अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराज़गी उन्होंने मोल ली अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूं कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समझ ज़रूर रख दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय
सांसद के तौर पर, देखिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा ज़रूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहाँ पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। भाई आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए, पर वो हिम्मत ही नहीं है। इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है। इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो? तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से कोई भी मंत्री बनेगा तो जदयू में टूट पक्की है। ये मैं आपसे बात करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अलग है। जहाँ एक तरफ मेरी प्राथमिकता इस आशीर्वाद यात्रा को इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाकर प्रदेश भर के लोगों का आशीर्वाद लेने की है, तो वहीं अभी जैसा मैंने कहा कोई चुनाव नहीं है, कोई गठबंधन की चर्चा अभी करना उचित नहीं है। जब चुनाव सर पर आएंगे उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उस वक्त बैठकर पार्टी के तमाम लोग यही तो मेरे प्रश्न है। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आज की तारीख में देख लीजिए, जो रोजगार मांगने जाता है उस पर लाठी चलाई जाती है। यहाँ पर हमारे छात्रों की हालत देख लीजिए, भाई गजब प्रदेश है हमारा, सालों साल तक यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं आते। तो उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यही कारण है कि हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, और वहीं जाकर, और मेरे लिए चिंता का विषय आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश, आज जो हमारी ताकत है कि भैया युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। यहाँ से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा करने के लिए, वहीं पर फिर उसके बाद काम करने लगते हैं, वहीं पर घर खरीद के रहते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वहीं पर बिता लेते हैं। और अंत में जब माता पिता की तबीयत यहाँ पर खराब होती है तो अपने गांव आते हैं, वो भी अगर कोई समय पर पहुँच पाए। एक सक्षम परिवार आप लोग मुझे बता दीजिए ना अपने परिचितों में से भी, जो थोड़ा भी सक्षम हो, वो सबसे पहले अपने बच्चे बच्ची को दूसरे प्रदेश भेजता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो इन विषयों पर चर्चा करने की ज़रूरत है, पर हमारी जगहों पर जाने की। मुझे अपने प्रदेश में तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम इनको माल्यार्पण नहीं कर सकते, मुझे तो दुनिया भर के मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। भाई मैं अपने आदर्श, जब मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण ही नहीं कर सकता, शुक्र मनाइए कि इन्होंने इस बात की पाबंदी नहीं लगाई कि मैं अपने नेता का भी माल्यार्पण नहीं कर सकता। कल को मुझे लगता है उनकी प्रतिमा भी, और इस बात का हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारे नेता की प्रतिमा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र, हम लोग की 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। उनकी एक प्रतिमा पटना में कहीं पर भी एक भव्य उनकी प्रतिमा, आदमकद बोलते हैं जो पूरी फुल फ्लेज प्रतिमा होती है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाए। और साथ ही में मैं इस बात का भी आग्रह करूँगा, भैया मुझे चिंता है कि जब हम लोग भारत रत्न की जब हम लोग बात करते हैं, इतिहास में भी कितने ऐसे बिहार से महापुरुष गए भाई। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना नीतीश कुमार जी, तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न मिलने का काम किया गया? श्री बाबू यहाँ से थे, उनको क्यों नहीं अभी तक आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर थे, उनको क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? आज जो लोग तुरंत खड़े होते हैं कि भैया रामविलास पासवान जी को मिले, नज़र आपकी रामविलास पासवान जी के वोट बैंक पर है। आपको चिंता है कि भैया वो हमसे नाराज ना हो जाए,
इसलिए जो आप ये राजनीति करते हैं, पर इस राजनीति में पूछिए ना कि आपके सहयोगी जिनके साथ आप जाकर खड़े हुए हैं, क्या वो आपके साथ हैं? उन्होंने जिस नेता को भारत रत्न देने की आप बात कर रहे हैं, जो मेरे चाचा जी ने भी कहीं ना कहीं हम लोग की बात में समर्थन करते हुए कहा है, तो पूछिए कि क्या नीतीश कुमार जी इस बात का समर्थन करते हैं? वो तो हमारे नेता की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता मुझे वहां जाने से। मैं देखिए मेरे चाचा रहे हैं भाई, वो मेरे चाचा हैं भी, और मैं बचपन से मैं उनकी गोद में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ। मैं कैसे जाके मैं उनको निकालूं वहाँ से, या कैसे मेरे समर्थक वहाँ पर जाएं और उनके समर्थकों के साथ, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले सब एक ही थे, कैसे उनके साथ जाकर कोई जोर ज़बरदस्ती करे? भाई आपको नहीं पसंद है कार्यालय, मैं नहीं आऊँगा, मैंने व्यवस्था कर ली ना अपने यहाँ पर हाँ जिस दिन मुझे अपना कानूनी अधिकार वहाँ पर जताना होगा मैं आऊँगा, और तब तक मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप वहाँ से जितना हो सके आप भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बना लें, क्योंकि इस बात की चिंता हम लोग को हमेशा से रही है कि वो कार्यालय ज़रूर रहा है, बट उसको मेरे चाचा जी ने हमेशा आवास के तौर पर भी इस्तेमाल किया। तो मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनको जाकर बोलूं कि भैया आप अपना आवास खाली करें। चिराग जी, बीजेपी और मोदी पुष्पा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है, और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है, और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है, तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। चिराग जी, आखिरी सवाल, बीजेपी और नरेंद्र मोदी से आपके